आग बुझाने का जितना भी हो सकता है संसाधन बटोर लीजिए और बटोर के अपने दिल और दिमाग के करीब रखिए, क्योंकि कल से देश भर में और भयंकर राजनीतिक आग लगने वाली है। वैसे आग आज भी कम नहीं थी। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक ने आज भी भर भर के झूठ के पिटारे खोले, लेकिन आने वाले दिनों में और बड़े बड़े पिटारे खोलेंगे। जैसा कि पहले फेज की वोटिंग के बाद हमने संदेह जताया था कि भारतीय जनता पार्टी नुकसान की तरफ बढ़ रही है, बौखलाहट बढ़ सकती है और बौखलाहट बढ़ने की वजह से भीतर की आग और नफरत बाहर आ सकती है। और वो संदेह बिल्कुल सही साबित हुआ। नरेंद्र मोदी समेत पूरी की पूरी भाजपा आग उगलने लगी, दिन रात झूठ उगलने लगी। और अभी दूसरे फेज की वोटिंग के बाद जो कहानी सामने आ रही है वो बता रही है कि माहौल और गर्म होने जा रहा है। बेहद कम शब्दों में आज की कहानी आपके सामने रखूंगा। इसके साथ ही बात करेंगे कि आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कौन कौन से झूठ बोले और राहुल गांधी ने किस तरीके से उन्हें आड़े हाथों लिया है। बताया है कि बड़े घबराए हुए हैं मोदी जी, यहां तक कि राहुल गांधी ने भविष्यवाणी कर दी कि बहुत जल्द प्रधानमंत्री स्टेज पर खड़े होकर रोने वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ राहुल गांधी ने कहा। सभी की बातों का सार बेहद कम शब्दों में आपके सामने रखूंगा, ध्यान कर लेते हैं। आज 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई। दैनिक भास्कर के अनुसार त्रिपुरा में सबसे ज्यादा वोटिंग करीब 76% के आसपास दर्ज की गई, जबकि महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 53% वोटिंग हुई है। इन 3 राज्यों का नाम याद रखिएगा, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। यहां पर सबसे कम वोटिंग हुई है और यही वो राज्य है जहां से बीजेपी को बड़ी उम्मीद थी। छत्तीसगढ़ में ड्यूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मार ली, जो कि एमपी का रहने वाला था। बंगाल में टीएमसी ने आरोप लगाया कि महिलाओं को पुलिस वाले वोट डालने से रोक रहे हैं। कहीं कहीं झड़प की खबरें भी सामने आई। अब मैं बहुत ज्यादा आंकड़ेबाजी न करते हुए आसान भाषा में कुछ कहानी आपको बता देता हूं। आज जिन सीटों पर वोटिंग हुई है, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इनमें से 50 सीटों पर भाजपा की जीत हुई थी। एनडीए के दलों को 8 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 21 सीटें थी, अन्य के खाते में 9 सीटें। आज की वोटिंग में एक चीज ये भी ध्यान देने वाली है कि मणिपुर में 76% से ज्यादा वोटिंग हुई है, जो कि त्रिपुरा के बाद दूसरे नंबर पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं राजनीतिक आग की बात क्यों कर रहा था। दरअसल चर्चाएं ये हो रही है कि जो प्रमुख राज्य हैं जिनके भरोसे भारतीय जनता पार्टी हमेशा रहती है, वहां पर डिब्बा गोल होता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं। कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। कुछ सप्ताह पहले जहां पर चर्चा हो रही थी कि यूपी में भाजपा 75 ला सकती है, फिर यह चर्चा 65 पर आ गई, फिर यह चर्चा 50 पर आई और अब लोग चर्चा करने लगे हैं कि खेला और बिगड़ने वाला है। और इसलिए, और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहले और दूसरे चरण में जिस तरह की वोटिंग हुई है और जिस तरीके से पीछे पीछे कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने विपक्षी गठबंधन को सहायता पहुंचाने का काम किया है, कुछ सीटों पर वो बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा के वोटरों के भीतर कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा। आप किसी भी शहर के व्यक्ति से बात कर लीजिए, बीजेपी के वोटरों के भीतर एक बात अच्छे से घुस चुकी है कि उत्साहित होने का कोई कारण नहीं है उनके पास। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया चाहे जितना धर्म के नाम पर बरगला ले, राष्ट्रवाद का चाहे जितना तगड़ा तड़का लगा दे फर्जी वाला, मगर हकीकत यह है कि धर्म के नाम पर नफरत पालने से पेट नहीं भरता, घर के बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, उसके लिए सरकार की नीतियां काम करती हैं। मुसलमान को गाली देने से महंगाई कम नहीं होती, पेट्रोल फिर भी 100 रुपये देकर ही खरीदना पड़ता है। किसी के घर पर बुलडोजर चल जाए तो उससे बेटियां सुरक्षित नहीं होती। मुसलमानों से नफरत करने से सिलेंडर वह सस्ता नहीं मिलता, उसके लिए सरकार की नीतियां ठीक होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर हर एक वर्ग के मन में कहीं ना कहीं ये बात आने लगी है कि सारी विचारधारा, सारी नफरत और सारा बोलबाला गोदी मीडिया वाला एक तरफ, अपने घर के मुद्दे एक तरफ। और चर्चाएं चारों तरफ यही हो रही है कि जो भाजपा के वोटर थे उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि भाजपा को वोट देना नहीं है, दूसरे को दे नहीं सकते, इसलिए चुपचाप घर पे बैठ के चाय पकौड़ी करते रहो। वो लोग वोट देने कम जा रहे। चर्चा ऐसी हो रही कि भाजपा के पन्ना प्रमुख पिछले 10 सालों में जिस तरीके से दरकिनार किए गए, कथित रूप से इसी कारण इस बार वो एक्टिव कम दिख रहे हैं। खासकर जिस तरीके से भाजपा के मूल नेताओं को अपमानित किया गया, चाहे राजस्थान में वसुंधरा राजे हो, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हो। बाकी मध्य प्रदेश की कहानी तो ऐसी है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने जाकर यहां तक कह दिया, उनको कहना पड़ा कि शिवराज को मैं दिल्ली ले जाना चाहता हूं। यानी उन्हें भी मालूम है कि मामा इस बार मध्य प्रदेश में एक्टिव नहीं है और उनका एक्टिव नहीं होना बड़ा इशारा दे रहा है, वो अपनी सीट तक सीमित नजर आए। इसी तरह से मामला छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का हो, महाराष्ट्र में नितिन गडकरी का हो और देवेंद्र फडणवीस का भी क्यों ना हो। दूसरी तरफ जिन नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिगुल फूंका करते थे, इन सभी कथित भ्रष्टाचारी नेताओं को भाजपा ने अपने भीतर समाहित कर लिया। और पिछले दिनों जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार सामने आया है, उसने अच्छे अच्छे भक्तों की भक्ति उतार दी है। जो लोग दिन रात मोदी चालीसा गाया करते थे, वो सवाल भले न करें,
जनता के बीच भले न बोले, लेकिन चालीसा गाना तो बंद हो चुका है। और जब चालीसा गाना बंद हुआ तो मन के भीतर तमाम सवाल भी उठ रहे होंगे कि आखिर क्या वजह है कि जो गाय को माता बुलाता है वो गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा भी खाता है। क्या वजह है कि जिन कंपनियों की दवाएं गड़बड़ पाई जाती है वो बीजेपी को मोटा मोटा चंदा देती हैं। क्या वजह है कि चंदा देने के बाद जांच एजेंसी काम करना बंद कर देती है, किसी को क्लीन चिट मिल जाती है और भाजपा की वॉशिंग मशीन तो जाहिर है। यानी भाजपा के वोटरों के मन में कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे हैं जो उन्हें उत्साह नहीं दे पा रहा है वोट देने के लिए, जिसके कारण वो लोग कम निकल रहे हैं। और दूसरी तरफ वो अल्पसंख्यक कम्युनिटी हो या फिर दलित वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग, ये सब बड़ी संख्या में वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से संविधान का बंटाधार किया गया है और जिस तरीके से पिछले दिनों लगातार भाजपा के नेता संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि तीसरी बार आएंगे, 400 पार लाएंगे और संविधान बदल देंगे, वो संदेश जमीन तक उतर चुका है। और आप जानते हैं कोई भी ऐसी कम्युनिटी जो आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर होती है उनके भीतर ज्यादा जुड़ाव होता है, यानी कोई बात बहुत तेजी से फैल जाती है। तो संविधान खतरे में है, बाबा साहेब का संविधान खतरे में है, ये बात बहुत तेजी से जमीन पर उतर गई है। पिछड़े समाज को यह लगने लगा है कि यदि ये लोग तीसरी बार आ गए तो संविधान की ऐसी की तैसी कर देंगे। वैसे पिछले 10 सालों में उन्होंने ट्रेलर दिखा भी दिया है कि कैसे संविधान के रहते हुए भी जनता के अधिकारों को कुचला गया है। किसानों को गोली चलाने की बात हो, महिला पहलवानों को सड़क पर लथेरने की बात हो। अच्छा, एक और बात, भाजपा के वोटर एक और बात को लेकर नाराज है और वो है कि चीन ने भारत की लंबी चौड़ी 4000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की जमीन पर कब्जा कर रखा है। प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं पा रहे। राष्ट्रवाद का एक बड़ा मुद्दा 2019 के चुनाव में था, कारण था पुलवामा का हमला, मगर इस बार वो सारे मामले विरोध में खड़े और सवाल कर रहे हैं। एक दिन पहले ही खबर आई कि चीन ने भारत की जमीन पर सड़कें बनाने शुरू कर दी, यानी जिस जमीन पर भारत दावा करता है कि वो मेरी है, उस जमीन पर चीन अपनी सड़क बना रहा है। अब लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की लाल लाल आंखें कहां गायब हो गई। यानी भाजपा के वोटर के पास कोई एक मुद्दा नहीं है जिस पर वो उत्साहित होकर वोट करे। मैं परम भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, जिनके सोचने समझने की क्षमता है थोड़ी बहुत, उनकी बात कर रहा हूं कि उनके पास कोई कारण नहीं बचा है। और दूसरी तरफ दलित कमजोर वर्ग के पास संविधान बचाने का मामला है, अपने अधिकार बचाने का मामला है। गरीब महिलाओं को कांग्रेस ने 1 लाख रुपया सालाना देने का वादा कर दिया है। युवाओं को बड़े स्तर पर 30 लाख केंद्र सरकार की सरकारी नौकरी और भी बहुत सारे वादे जैसे 1 लाख रुपया सालाना देने का वादा कर दिया है। किसानों को MSP देने का वादा कर दिया है। 25 लाख का सालाना इलाज यानी स्वास्थ्य बीमा का वादा कर दिया है। तो इन बड़े बड़े वादों से लोग बड़े स्तर पर प्रभावित हैं। संविधान की रक्षा करने का वादा कर दिया है, जिसकी वजह से अब लोग बाबा साहेब का संविधान बचाने के लिए वोट करने जा रहे हैं। और मुस्लिम कम्युनिटी को तो आप जानते ही हैं 10 सालों में उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। और अब 10 सालों का फाइनल रिजल्ट ये है कि देश का प्रधानमंत्री सरेआम मंच से मुसलमानों को घुसपैठिया बुला रहा है, उन्हें ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बुलाया जा रहा है। और ये बात वो व्यक्ति बोल रहे हैं जो खुद लंबे चढ़े परिवार से आते हैं, जिनके खुद ही कई सारे भाई बहन हैं। यानी चारों तरफ ये चर्चा हो रही है कि दलित तथा मुस्लिम कम्युनिटी, पिछड़ा वर्ग और जो लोग भी पिछले 10 साल के मोदी के ट्रेलर को गहराई से समझ पाए हैं, वो लोग वोट देने जा रहे हैं। इनके समर्थक नहीं जा रहे हैं, भाजपा के समर्थक कम जा रहे हैं। शायद इन्हीं चीजों को देखकर पहली फेज की वोटिंग के बाद ही प्रधानमंत्री घबरा गए और सरेआम नफरती बयानबाजी करने पर उतारू हो गए। हेट स्पीच देने लगे, देश की महिलाओं को डराने लगे कि कांग्रेस आएगी तो तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेगी। शायद उन्हें लगा होगा कि संविधान के खात्मे से ज्यादा महिलाएं मंगलसूत्र के नाम पर डर जाएंगी, मगर हो रहा है इसके ठीक उल्टा। ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है कि आखिर कैसे कोई सरकार किसी का मंगलसूत्र छीन सकती है। और फिर ये बात कहने वाले की अपनी क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए। पिछले दिनों हमने आप जनता से ही पूछा था कि बताइए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर आप कितना भरोसा करते हैं, तो 90% से ज्यादा लोगों ने कहा कि हम बिल्कुल भरोसा नहीं करते। यानी जिस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी है लगभग समाप्ति की ओर हो, वो कुछ भी कहता रहे, लोग कैसे भरोसा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नौजवान समझ चुका है, उसे अपना भविष्य देखना है। ऐसा नहीं है कि सब के सब दंगाई मानसिकता को छोड़ चुके हैं, मगर बड़ी संख्या में परिवर्तन हुआ है, यह हकीकत है। दूसरी तरफ देखने वाली बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो तक में रोजगार की अच्छे से चर्चा नहीं की है, जबकि नरेंद्र मोदी का पुराना इतिहास है फर्जी भौकालबाजी का, झूठ बोलने का, झूठा वादा करने का। फिर भी रोजगार के मामले में उन्होंने झूठा वादा भी नहीं किया। अब लोग कहने लगे हैं कि पिछली बार जब 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा करके आए थे, तब तो देश भर में बेरोजगारी दर में इतिहास बना गया। इस बार तो झूठा वादा भी नहीं किया है, तो फिर क्या हाल करेंगे बेरोजगारी का। पिछली बार तो डीजल पेट्रोल सस्ता करने के लिए आए थे तो कीमत 1.5 गुना कर दी, उससे भी ज्यादा कर दिया। इस बार वो वादा भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। पिछली बार देश का कर्जा कम करने आए थे, इस बार कर्जा कम करने की बात भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर कितनी खराब स्थिति में पहुंचाएंगे। यानी लोगों की चर्चा का लेवल भी ऊंचे स्तर पर पहुंचने लगा है। शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर बौखलाहट हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। और पहले फेज में आपने देखा बौखलाहट ने प्रधानमंत्री को नफरती भाषणबाजी करने के लिए उतारू कर दिया। हालांकि नफरती तो वो पहले से थे, मगर इस बार थोड़ा ज्यादा हो गए।
पहले इशारों इशारों में बोला करते थे, इस बार सीधे सीधे नाम लेकर बोलना शुरू कर दिया है। अब इंतजार इस बात का है कि दूसरे फेज में भी अब वैसी ही कहानी सामने आ रही है। हर तरफ से बीजेपी का कथित रूप से डिब्बा गोल नजर आ रहा है, तो फिर बौखलाहट का स्तर क्या होगा? बौखलाहट का स्तर ऐसे भी समझ लीजिए, अमित शाह घूम घूम कर एक नया झूठ निकाल लाए हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को फिर से कांग्रेस लाना चाहती है और अपने घोषणा पत्र में कहा है, जबकि ये बात सरासर झूठ है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम शब्द है ही नहीं, किसी धर्म का कोई शब्द नहीं है। अमित शाह ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस फिर से ट्रिपल तलाक लाना चाहती है, शरीयत कानून फिर से लागू करना चाहती है, जबकि ये सारी बातें 100% झूठ है। देश के गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, अमित शाह खुलेआम खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। और इन लोगों के इन झूठों का कारण ही है कि बहुत सारे लोग कांग्रेस का मैनिफेस्टो जोर जोर से पढ़ने लगे, ढूंढ ढूंढ के पढ़ने लगे। और सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे भी वीडियो चल रहे हैं जहां नौजवान अपने बैग में कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर घूम रहा है कि जहां भी झूठ मिलेगा लोगों को तुरंत दिखा देंगे निकाल कर कि देखो और दिखाओ कहाँ मुसलमानों और मंगलसूत्र लिखा हुआ है इसमें। उधर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी झूठ बोलने में पीछे नहीं है, कह रहे हैं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का छुपा हुआ एजेंडा है कि दलित और पिछड़ों का अधिकार छीनकर मुसलमानों को दे देना है। जबकि अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर नड्डा को नोटिस भेजा। ये भी अपने आप में अजीब खेल है, झूठ बोले मोदी और नोटिस पाए नड्डा। मगर तमाम नोटिस और सवालों के बावजूद ये लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं। इससे एक बात तो साफ है कि इन्हें चुनाव आयोग का बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ही पूरी तरह से कंट्रोल में है। यही कारण हो सकता है, और क्या हो सकता है। उधर प्रधानमंत्री के झूठ का लेवल यहां तक पहुंच गया है कि अब तक महिलाओं के मंगलसूत्र का नाम लेकर डरा रहे थे, फिर सोना और संपत्ति को लेकर डराया, फिर कहा कि आपके पास यदि 2 घर होगा तो एक घर कांग्रेस की सरकार आपसे छीन लेगी, मुसलमानों को दे देगी। और अब कमरे तक में घुस गए, अब तक घर के बाहर थे, अब कमरे के भीतर घुस गए। कह रहे हैं कि यदि आपके पास 4 कमरे होंगे तो 2 कमरा उन लोगों को दे दिया जाएगा। इन्हीं बातों को सुनकर अब लोग मजा लेने लगे, चुटकी ले रहे हैं कि देश की जनता को साहिब की सस्तर का मूर्ख समझ रहे हैं। ये सोच कर भी हंसी आती है कि क्या ये संभव है कि कोई भी सरकार 2 कमरा छीन ले, 2 कमरा मुसलमान को दे दे। आपके घर में 4 कमरे हैं, तो क्या ये संभव है कि कोई सरकार आए और आपसे कहे कि देखो 2 कमरा तुम्हारा है, 2 कमरा मुसलमान को दे दो। और फिर घर बचाने की बात कर कौन रहा है, जो बिना जांच के लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवा देता है और चलवा कर ताली भी बजाता है। वो किसी के घर बचाने की बात कर रहा है, चिंता कर रहा है। और लूटने की बात वो कर रहा है जिसने आपदा में अवसर ढूंढते हुए पूरे देश में पीएम केयर फंड में पैसा जमा करवाया और सब खाकर बैठ गया। हिसाब देने की बात आती है तो फिर भागने लगते हैं। जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर पीएम केयर फंड तक लूट की पराकाष्ठा को पार कर दिया, वो दूसरों को लुटेरा बता रहे हैं, जबकि 10 साल पहले विदेशों से काला धन लाकर सबको 15 लाख देने की बात कर रहे थे और अब अपने धन का हिसाब देने से भागते हैं। इन्हीं घबराहट को देखकर राहुल गांधी ने कर्नाटक में भाषण देते हुए कहा कि आजकल नरेंद्र मोदी बहुत घबराए हुए हैं, शायद कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू निकल आएंगे। पिछले 10 सालों में उन्होंने गरीबों से पैसा छीना है, उन्हें सिर्फ 20-25 लोगों को अरबपति बनाना है। उन अरबपतियों के पास उतना धन है जितना भारत के 70 करोड़ लोगों के पास है। नरेंद्र मोदी कुछ लोगों को अरबपति बनाते हैं, कांग्रेस करोड़ों को लखपति बनाएगी। जितना पैसा मोदी ने अरबपतियों को दिया है उतना पैसा हम गरीबों को देंगे। राहुल गांधी का दावा है कि ये लोकसभा चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये पिछले चुनाव से अलग है, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार एक पार्टी और एक व्यक्ति भारत के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन है जो संविधान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के संविधान ने लोगों को अधिकार, आवाज और आरक्षण दिया है। संविधान से पहले भारत पर राजाओं और महाराजाओं का शासन था। अगर आज भारत के गरीबों, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के पास कोई अधिकार है, अपनी आवाज है, तो ये सब कुछ संविधान की वजह से। ये बातें राहुल गांधी ने कर्नाटक में कही और ऐसी चर्चा चल रही है कि जिस कर्नाटक में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था, इस बार उस कर्नाटक में हालत बड़ी खराब है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में आपने देखा कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और इसके बाद चर्चा है कि कांग्रेस ने वहां अपने ज्यादातर वादे निभा दिए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत बताई जा रही है। वैसे राहुल गांधी ने जो कहा है कि बहुत जल्द प्रधानमंत्री रोना धाना चालू कर देंगे, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का आखिरी हथियार यही है, या तो रोना धोना, विक्टिम कार्ड खेलना, देखो फलाना हमको गरिया रहा है, या फिर हिंदू मुसलमान करना। बाकी महंगाई, बेरोजगारी, विकास, भ्रष्टाचार, काला धन, देश की सुरक्षा, महिला सुरक्षा, इनमें से कोई मुद्दा नहीं है जिसके नाम पर वोट मांग सके। हर जगह फेल ही नजर आते हैं। कम से कम जो बड़े बड़े वादे 2014 में करके आए थे उनके अनुरूप तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए अब मंगलसूत्र के नाम पर डराना है और वोट मांगना है। पहले चरण के बाद डराया गया, अब दूसरे चरण के बाद देखिए किस स्तर पर कहानी जाती है। वैसे चर्चा यह भी चल रही है कि इसी बीच विजय माल्या को भारत लाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि लगता है माल्या भाई से बात हो गई, सेटिंग हो गई है कि भाई चुनाव के बीच आ जाओ, कम से कम हम लोगों को यह बताने के लिए रहेंगे कि देखो हम एक भगोड़ा पकड़ लाए हैं, अब हमको वोट मिल जाए, बस वोटवा मिल जाए, चुनाव बाद फिर जहां मन करे चले जाना। वैसे इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? जिन लोगों को सालों पहले भारत वापस लाने की बात हुई थी, यदि वो चुनाव के बीच भारत आते हैं